हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स डिस्कस किया था। पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए थे, कार्ल मार्क्स थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी। ग्राम्सी जो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के फाउंडर हैं। 1921 में इन्होंने जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली थी जो फाउंड की थी, और इन्हीं को जो गॉड फादर ऑफ कल्चरल मार्क्सिज्म बोला जाता है। रीज़न क्या है वो हम देखते हैं। इनको लिंक माना जाता है क्लासिकल मार्क्सिज्म और न्यू मार्क्सिज्म के बीच में। और कम्युनिस्ट पार्टी जो 1921 में बनी, उसके बाद जो 1926 में जो फासिस्ट रिजाइम थी उस टाइम में मुसोलिनी की, उन्होंने इसको जेल में डाल दिया था। और उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिजन नोटबुक। और उसमें उन्होंने जो हेजमनी और सारे जो कॉन्सेप्ट दिए थे जो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इनकी जो फिलॉसफी थी इसने ट्राई किया है, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो थी उसको ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ। इन्होंने जो मार्क्स का जो मटेरियलिज्म था और जो हीगल का आइडियलिज्म था उसको कंबाइन करके एक न्यू जो बोलते हैं कि आइडियोलॉजी को जन्म दिया, हीगेलियन मार्क्सिज्म। तो देखते हैं हम इनके कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड, ये प्रेजेंट से पहले के जो उनके वर्क्स हैं 1908 टू 1926। उसके बाद जब उनको मुसोलिनी के द्वारा इम्प्रिजनमेंट हो जाती है तो प्रिजन नोटबुक्स लिखते हैं, 3 वॉल्यूम्स लिखते हैं 1929 से 35 तक। दे आर considered one of the most original contributions of 20th century political theory। 20th सेंचुरी में अगर कोई पॉलिटिकल थ्योरी में कोई कंट्रीब्यूशन है ओरिजिनल, तो वो ये है प्रिजन नोटबुक्स, इसकी 3 वॉल्यूम्स हैं। इसमें वो इटालियन हिस्ट्री वगैरह ये टॉपिक्स कवर करते हैं, नेशनलिज्म टू फासिज्म, रिलीजन, कल्चर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें उनमें डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद जो सदर्न क्वेश्चन, ये भी उनकी बुक है, मॉडर्न प्रिंस एंड द अदर राइटिंग्स 1949 में। उसके बाद ग्राम्सीज एसेज, न्यूज़पेपर एंड वर्कर्स 1916 में। इसमें वो डिस्कस करते हैं बर्जेस न्यूज़पेपर एज टूल ऑफ हेजमनी, हेजमनी का जो कॉन्सेप्ट देते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि जो बर्जेस न्यूज़पेपर है, जो कैपिटलिस्टिक क्लास है, उनका जो न्यूज़पेपर है वो भी क्या है, एक टूल है हेजमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए। ही डिस्कस हाउ न्यूज़पेपर्स सर्व डोमिनेट क्लास, तो ये न्यूज़पेपर कैसे डोमिनेट क्लास को सर्व करते हैं, कैसे उनके जो सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखने की का काम करते हैं थ्रू हेजमनी। It describes how daily basis multitudes of workers contribute pennies of Burgess Press and so supporting them in consolidating the authority। बोलते हैं कि जो भी वर्किंग क्लास है कैसे वो डे टू डे प्रेस को अपने वो जो भी अर्निंग्स होती हैं वो दे के कैसे वो उनकी अथॉरिटी जो है वर्कर्स की, जो यानी बर्जेस क्लास की जो अथॉरिटी है उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, और उनको वो ये समझ भी नहीं आ रहा है। मैन और मशीन्स 1916 में, इसमें वो वर्कर्स की बात करते हैं। उसके बाद जो डिस्कस करते हैं जो बर्जेस डिज़ायर हैं फॉर वर्कर्स, मशीन्स ओवर वर्कर मैन। 1 ईयर ऑफ हिस्ट्री 1918 में लिखी जाती है। यहाँ पे जो रशियन रेवोल्यूशन है इसको डिस्कस किया जाता है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वर्कर्स पे उसकी बात की जाती है। ये थे इनके वर्क्स। इसके बाद हम देखते हैं इनके जो कौन कौन से जो मेन जो कॉन्सेप्ट्स हैं। उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हेजमनी का। उसके बाद है सिविल सोसाइटी, इंटेग्रल स्टेट, रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल क्लास। और ये कैसे जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे रिलीजन, रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल्स का कैसे कार्ल मार्क्स से डिफरेंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो उनका कॉन्सेप्ट है जो सुपर स्ट्रक्चर का, जिनको थ्योरेशंस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसमें वो 3 लेयर्स का वो स्ट्रक्चर बताते हैं। इसमें वो यहाँ पे बताते हैं सबसे नीचे जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको वो बेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको मार्क्स जो बेस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होंगे, ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद जो कार्ल मार्क्स ने सुपर स्ट्रक्चर बोला था, लेकिन यहाँ पे जो ग्रैम्सी हैं उन्होंने जो सुपर स्ट्रक्चर उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो है सिविल सोसाइटी, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर आ गया जिसको बेस स्ट्रक्चर, और ऊपर जो सिविल सोसाइटी उसके बाद स्टेट। और सिविल सोसाइटी और स्टेट को दोनों को अगर हम देखें तो जो यहाँ पे ग्रैम्सी हैं वो बोलते हैं इंटेग्रल स्टेट। तो यही उनका जो है इंटेग्रल स्टेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 पार्ट्स हैं, जो स्टेट और दूसरा जो है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में चर्च, स्कूल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल सोसाइटी है, और यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जैसे पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन। तो ये सारे एक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्जन का काम करते हैं। और दूसरा जो है सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी किसका काम करती है,
स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमाइजेशन थ्रू फैमिली, स्कूल, चर्च, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पे वो 3 लेयर स्ट्रक्चर बताते हैं, जिसमें इंटीग्रल स्टेट में स्टेट और सिविल सोसाइटी, और इनका काम क्या है ये सारा इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो हेजमनी का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे हेजमनी जो है इस्टेब्लिश की जाती है बाई कैपिटलिस्ट क्लास। हेजमनी एक सॉफ्ट पावर है, इनविजिबल पावर है, और जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं कंसेंट, जिनको रूल किया जा रहा है बाई रूलर्स। ये उनको लगता है कि हमारे बेनिफिट के लिए, हाँ एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन उनको लगता है कि ये हमारे बेनिफिट के लिए, इसी को बोलते हैं हेजमनी। तो वो इसको क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे जो है बेनिफिट के लिए है। तो हेजमनी में जो इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या रोल है और स्टेट का क्या रोल है। इंटेलेक्चुअल क्लास वो डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, जो 2 टाइप्स देते हैं। एक तो है इंटेलेक्चुअल जो है ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स, दूसरा जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल वो हैं जिन्होंने सर्वाइव किया है डिमाइस ऑफ फ्यूडलिज्म को ख़त्म करके लिबरलिज्म आता है और कैपिटलिज्म। और ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल्स है वो हैं जिन्होंने फ्यूडलिज्म को ख़त्म होते देखा है। दूसरा जो है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वो हैं जो कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है उसके साथ जिन्होंने जन्म लिया है, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। जैसे मैनेजर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट्स। जैसे इंडिया की एग्जांपल दी जाती है, ब्रिटिश राज के साथ साथ जो जमींदार, सिविल सर्वेंट्स वगैरह आते हैं, ये आते हैं ऑर्गेनिक जो है इंटेलेक्चुअल्स। और इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बोलते हैं कि ये दोनों इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो यहाँ पे जो सच है उसको छुपाते हैं और यहाँ पे वो रिवील नहीं करते हैं। इसलिए जो वर्कर क्लास है उनको अपनी एक इंटेलेक्चुअल क्लास बनाने की ज़रूरत है, जो उसके साथ चलेगी और जो काम करेगी किसके लिए, वार ऑफ पोजीशन। यानी रेवोल्यूशन के जो 2 लेवल्स हैं यहाँ पे, वार ऑफ पोजीशन। इंटेलेक्चुअल क्लास का क्या रोल हो सकता है इसमें वो बताते हैं। वार ऑफ पोजीशन में उनका रोल होगा जिसको आइडियोलॉजिकल वार बोलते हैं, एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी। वो लोगों को बताएंगे कि क्या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इनकी क्या लेजिटिमेसी, जो हेजमनी है वो कैसे इस्टेब्लिश की गई है। जो वर्किंग क्लास है उनको क्या करना चाहिए, ये सारा उनको बताएंगे, क्योंकि वर्किंग क्लास है वो एजुकेटेड नहीं है, उनको सब ये सारा पता नहीं है। उसके बाद जो है स्टेट जो है ट्रांसपेरेंट स्टेट होती है, एक होती है ओपेक स्टेट। ट्रांसपेरेंट स्टेट ये होती है जैसे चाइना है, जहाँ पे सिविल सोसाइटी एब्सेंट है। तो ऐसी स्टेट में यहाँ पे रेवोल्यूशन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, जहाँ पे वो सिविल सोसाइटी नहीं है। लेकिन दूसरी स्टेट ओपेक स्टेट, जैसे जहाँ पे सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, जैसे इंडिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, रेवोल्यूशन लाना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो सिविल सोसाइटी जो है वो यहाँ पे हेजमनी का काम करती है। तो इसके बाद यहाँ पे रेवोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है, यहाँ बोलते हैं वर्कर क्लास को 2 लेवल्स जो हैं वो है रेवोल्यूशन यहाँ पे लाना है। फर्स्ट जो है वार ऑफ पोजीशन, दूसरा वार ऑफ मैन्यूवर। वार ऑफ पोजीशन यहाँ पे आइडियोलॉजिकल वारफेयर होगा, यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे उन सबको ये बताया जाएगा। यहाँ पे उनकी जो ऑर्गेनिक जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उनको तैयार करने पड़ेंगे, खुद के जो वर्किंग क्लास होगी उनके इंटेलेक्चुअल्स जो उनको समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टू चेंज द वैल्यू सिस्टम ऑफ पीपल, लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है उसको समझाने के लिए, चेंज करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है, जो ट्रू नेचर है जो कैपिटलिस्टिक क्लास का उसको समझाने के लिए। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आ गया वार ऑफ मैन्यूवर एट द लेवल ऑफ स्टेट। यहाँ पे स्टेट को ख़त्म कर दिया जाएगा थ्रू रेवोल्यूशन एंड ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स डायरेक्ट जो है वायलेंट रेवोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन जो है ग्रैम्सी जो है हेजमनी को एक्सप्लेन करके वो हेजमनी को चैलेंज करने के लिए वार ऑफ पोजीशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, और उसके बाद जो सेकंड स्टेज होगी वो होगी वार ऑफ मैन्यूवर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे महात्मा गांधी जो है इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, वहाँ पे वायलेंस यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पे मासेस को समझाते हैं और यहाँ पे नॉन वायलेंट जो मेथड्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं, जैसे सत्याग्रह वगैरह। और जैसे लास्ट में जब लोगों को समझ आ जाता है, बाद में वो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है स्लोगन भी देते हैं। तो यहाँ पे जो बिपिन चंद्रा जो है हिस्ट्री इंडियन जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस को लेके उनकी अपनी बुक है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें गांधी को वो बोलते हैं कि उसने जो है जो ग्रैम्सी वाली जो आइडियोलॉजी है उसको अपनाया है। तो ये था उनका जो कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो हिस्टोरिकल ब्लॉक भी ग्रैम्सी के से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है जो कॉलिशन ऑफ क्लासेस, किसी भी काम के लिए एक साथ होना। उसका जो वर्कर्स काउंसिल का कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ बोलते हैं जो गवर्नमेंट होगी किसकी होगी, काउंसिल्स की होगी, वर्कर की काउंसिल होगी, वो चलाएगी पूरा सिस्टम। और यहाँ पे कोई पार्टी नहीं होगी, पार्टी सिस्टम के अगेंस्ट है। और
ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म के भी अगेंस्ट है वो, और जो लेनिन का जो कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसके भी वो अगेंस्ट है। यहाँ पे जो ग्रैम्सी हैं वो एक इटालियन जो थिंकर हैं, उनके जो आइडियाज से प्रभावित हैं, बेनेडिक्टो क्रॉक्स। और बेनेडिक्टो जो है बोलते हैं कल्चरल जो वेरिएबल्स हैं हिस्ट्री में उसकी सिग्निफिकेंस बोलते हैं, इसलिए वो भी जो वहाँ पे अपना जो कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या रोल है कल्चर का, या फिर यहाँ पे जो है इंटेग्रल स्टेट में जो सिविल सोसाइटी और जो स्टेट है दोनों मिलके कैसे काम करते हैं। यहाँ पे बेस स्ट्रक्चर में वो बात करते हैं, बेस स्ट्रक्चर में क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इकोनॉमिक से, और जो इंटेग्रल स्टेट है जो जिसका डायरेक्टली कोई भी लिंक नहीं है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में। तो ये था ग्रैम्सी, और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो जॉन रॉल्स